Welcome you all in the gas power cycle lecture number 2. Uh, Now today we will discuss about the regenerative gas turbine cycle. Regenerative gas turbine cycle is a cycle which enhances the basic air standard Brayton power cycle efficiency. Clear? तो रीजनरेटिव साइकिल का वर्क जो है वो आपका जो ब्रेटन साइकिल इफिशियंसी थी उस साइकिल इफिशियंसी से ज़्यादा वर्क आपको ज़्यादा इफिशियंसी आपको देना है. द मैक्सिमाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्क आउटपुट, the gas turbine exhaust temperature should be equal to the compressor exhaust temperature. This is the this particular sentence come from the earlier lecture. जो पहले का लेक्चर था उस लेक्चर से ये आउटपुट आपका आया है. व्हाट इज द रीजनरेटिव साइकिल? रीजनरेटिव साइकिल अगर बेसिकली देखोगे तो ये क्या है इसको आप समझिए. दिस इज द कंप्रेसर, ठीक. दिस इज द टर्बाइन, दोनों सेम शाफ्ट पे अटैच हैं. हम पहले क्या कर रहे थे, पहले इस कंप्रेसर का जो आउटपुट होता था वो कंबस्शन चैम्बर में भेज देते थे और इसका एग्जिट जो है वो सराउंडिंग में भेज देते थे. क्लियर? ओपन साइकिल में ये ओपन साइकिल ही है. क्लियर? ये ओपन साइकिल ही है. इट इज़ नॉट अ क्लोज्ड, इट्स अ ओपन साइकिल. क्लियर? तो इस चीज़ को ओपन साइकिल की तरह ट्रीट करेंगे. तो देखिए एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ से आया, कंप्रेसर में गया. यहाँ पर कंप्रेसर में उसने क्या किया, उसके प्रेशर को, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया. ये आपका एक तरह का रीजनरेटर, इट्स लाइक अ हीट एक्सचेंजर. हमने यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस लगा दी. हीट एक्सचेंजर डिवाइस लगाने से क्या हुआ कि जो टरबाइन का एग्जिट अभी आप ये समझिए कि यहाँ पर हीट एक्सचेंजर डिवाइस लगा दिया तो जाहिर सी बात है कुछ उसमें टेम्परेचर का चेंज होगा, बढ़ेगा घटेगा वो भी बाद में देखते हैं. तो यहाँ से जो एग्जिट टेम्परेचर है उसका स्टेट पॉइंट 2 रखा और ये फिर एक कंबस्शन चैम्बर के अंदर आया जहाँ पर फ्यूल का एडिशन आपने किया और इसकी वजह से जो साइकिल टेम्परेचर है वो मैक्सिमम अटेन होगा एट पॉइंट 3. ठीक. ये टरबाइन के अंदर गया, यहाँ पर एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस हुआ. अब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के बाद जो एग्जॉस्ट एटमॉस्फेयर में जा रहा था वो एटमॉस्फेयर का जो, क्योंकि उसमें काफ़ी हीट थी, उस हीट को यूटिलाइज करते हैं. यूटिलाइज कैसे करेंगे, इसको हमने उसी हीट एक्सचेंजर में भेजा जो हीट एक्सचेंजर हमारा कंप्रेसर के एग्जिट के लिए था. तो जो ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, यहाँ से हीट ये किसको दे देगा, ये दे देगा जो ये पाइपलाइन थी जो कंप्रेसर के पास. यानी ये जो 2' का टेम्परेचर है वो 2 के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा. दैट मीन्स कि आपको उतना कम फ्यूल ऐड करना पड़ेगा फॉर अटेनिंग द मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर विच इन्हांसेस, क्योंकि एडिशन ऑफ हीट अगर आप रिड्यूस करते हो तो एडिशन ऑफ हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफिशियंसी. सो ऑटोमेटिकली द इफिशियंसी इज इंक्रीज्ड. सो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है. और अगर इसकी आप एक टीएस डायग्राम इसका देखें तो टीएस डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा आपको. दिस इज द टीएस डायग्राम. दिस इज द जो एग्जॉस्ट का प्रेशर है एंड दिस वन इज द इनलेट प्रेशर ऑफ द टर्बाइन. 1 to 2 प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा. 2 to 2' देखिए आप यहाँ पर टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो गया. अब यहाँ से जो हीट एडिशन है साइकिल में वो 2' to 3 है. क्लियर? विच इज ऑटोमेटिकली वट आप अगर देखोगे तो 2 to 3 इज बिगर वन एंड 2' to 3 इज अ लेसर वन. सो हीट एडिशन इज रिड्यूस. 3 to 4 प्रोसेस इज अ एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस. एंड अगेन यहाँ जो ये 4 प्रोसेस था, यहाँ पर आप देखिए हीट रिजेक्टेड हो रही है. रिजेक्टेड हीट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, ये वाली पाइपलाइन. इज दैट क्लियर? आइडियल केस में आप बोलोगे कि 2' का टेम्परेचर 4 के बराबर हो और 2 का टेम्परेचर 4' के बराबर हो. ये आइडियल केस है. ठीक है, ऐसा होता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन आइडियल केस है. इस आइडियल केस को ही हम लोग बोलते हैं, जो ये हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर में इफेक्टिवनेस कैलकुलेट की जाती है. तो इफेक्टिवनेस, रीजनरेटर इफेक्टिवनेस, ये जो आपका ये लगा हुआ है जिसको हीट एक्सचेंजर में बोल रहा हूँ, इसको एक डिवाइस टेक्निकल नाम दे देते हैं और वो टेक्निकल नाम है रीजनरेटर इफेक्टिवनेस. एंड इफेक्टिवनेस, ये ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चंस में आएगा. रीजनरेटर इफेक्टिवनेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको देखिए. दिस वन इज द एनर्जी रेशियो. एनर्जी रेशियो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि एनर्जी कितना एनर्जी यहाँ पर गेन हुआ, दैट इज द H2' माइनस H2. मास ऑफ जो भी आपने कैलकुलेट किया, मास ऑफ एयर दोनों जगह सेम होगा इसलिए उसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं, पर किलोग्राम बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं. दिस इज द H2' माइनस H2 डिवाइडेड बाई दिस वन इज कहाँ से आया था, जब ये अनमिक्स्ड था. अनमिक्स्ड कहने का मतलब बिफोर मिक्सिंग. आप यहाँ पर ये पॉइंट देखें तो बिफोर मिक्सिंग क्या है, दिस वन इज द H
चूंकि H4 ज़्यादा होगा, दिस वन इज़ द बिफोर मिक्सिंग कंडेंसर के, ये जो आपने हीट एक्सचेंजर लगाया इसके अंदर जाने के पहले, दिस इज़ द H4, और यहाँ पर अंदर जाने के पहले H2। तो ध्यान रखिएगा, दिस वन इज़ द चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई द बिफोर मिक्सिंग मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी। तो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी केवल तभी हो सकती है जब ये विदाउट एक्सचेंज हो, H4 माइनस H2। क्लियर, वेयर एच इज रिफर टू स्पेसिफिक एंथैल्पी, ये चीज़ आपको पता है। क्लियर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आगे कैलकुलेशन में यूज़ किया जाएगा। Thus the thermodynamically the amount of heat now added shall be, अभी जो ये amount of heat add की जा रही है, this one is the m H3 minus H2 dash। विदाउट रीजनरेटर अगर आप देखोगे तो दिस इज द H3 minus H2, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एडिशन ऑफ हीट विदाउट रीजनरेटर इज मोर एज कंपेयर टू द रीजनरेटर, सो क्वाइट ऑब्वियस एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड। So let's further calculate the air standard efficiency. So air standard efficiency is equal to net work output divided by the heat addition. So what is the net work output? Net work output is H3 minus H4. This is the work done by the turbine minus work done by the pump, H2 minus H1 divided by the heat addition, H3 minus H2 dash. Now next is if you want to calculate in the terms of temperature, so specific heat throughout the cycle is constant. So Cp T3 minus T4 minus Cp like that, तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहा हूँ, ये रीजनरेटर की एफिशिएंसी हो गया। मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था आपसे कि इफेक्टिवनेस अगर 100% हो जाए, तो अगर आपकी इफेक्टिवनेस 100% हो गई, दिस वन 100% कहने का मतलब है कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, यानी H2 डैश माइनस H2 शुड बी इक्वल टू H4 माइनस H2 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आया? तो H2 और H2 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, सिंपल अलजेब्रा है। तो H2 डैश इज इक्वल टू H4, H2 डैश इज इक्वल टू H4, जो मैंने पहले आपको बताया। तो इसके बाद मैं वो कंडीशन कंसीडर कर रहा हूँ। तो आपको मैंने जैसे दिखाया कि आप वहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा, दिस वन इज ड्यू टू दिस इफेक्टिवनेस H2 डैश इज इक्वल टू H4, ये आपकी कंडीशन आएगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इज Cp T4 डैश T2 डैश इज इक्वल टू Cp T4, तो Cp कैंसिल हो जाएगा, तो दिस वन इज T2 डैश इज इक्वल टू T4। ये 100% इफेक्टिवनेस की कंडीशन हो गई। इज दैट क्लियर? तो 100% इफेक्टिवनेस अगर आपका आ गया तो इसका यूज़ करते हैं। तो रीजनरेटिव इफिशियंसी में ये कॉन्सेप्ट में आप अप्लाई करिए, जहाँ पर 2 डैश है उसको T4 लिख देते हैं। तो दिस कम्स 1 माइनस, क्योंकि T3 माइनस T4, 1 माइनस T2 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T4, सिंपल है। तो चलिए अब इसको प्रेशर रेशियो के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस कौन कौन से हैं, 1 to 2 प्रोसेस और 3 to 4 प्रोसेस। तो इसमें मैंने लिखा T2/T1, प्रेशर रेशियो सेम है दोनों का, क्योंकि ये प्रेशर मान लेते हैं P1 है, या आप कह लेंगे टरबाइन प्रेशर है, और ये आपका एग्जॉस्ट प्रेशर है। तो इसको प्रेशर रेशियो बोलते हैं। दिस वन इज दिस वैल्यू टू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू इज अ प्रेशर रेशियो R। So this one is T2/T1 is equal to T3/T4 is equal to R to the power gamma minus 1 upon gamma। ये कैसे आता है मैं बता चुका हूँ। V1 to the power gamma आप करिए is equal to RT, और आपने आइडियल गैस इसको एज्यूम किया है, तो PV is equal to RT का यूज़ करिए, और PV to the power gamma का यूज़ करिए, दोनों को असेंबल करेंगे तो आपको इस तरह का रिलेशन मिल जाएगा। नाउ लेट अस जस्ट रीअरेंजिंग द फॉर्म T2/T3। मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, इसलिए मैं एक स्टेप इसमें आगे आ गया था। दिस वन इज़, यहाँ पर मैंने ये किया है, दिस वन इज़ T2/T3, दिस इज़ T2/T3 इज इक्वल टू दिस इज़ T1 डिवाइडेड बाई T4। क्लियर? आप इसमें -1 कर दीजिए और इसमें -1 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, T2 माइनस T3। क्लियर? सॉरी, आई एम सो सॉरी, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर। ये केवल आप यहाँ पर जस्ट अ मिनट, आप केवल यहाँ पर ये करिए, इसको -1 कर दीजिए एंड दिस वन -1। सो दिस इज T2 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T4। आपको ये टर्म लाना है, दिस वन। तो दिस इज T2 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस वन इज T1/T4, T1/T4। क्लियर? तो नेक्स्ट दिस वन इज T2 माइनस T1 अपॉन T3। T1/T4 में हम T3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में। तो क्या टर्म आया, एक्चुअली मुझे इसको T के टर्म्स में कैलकुलेट करना। याद होगा लास्ट क्लास में मैंने T लिया था। T इज द टेम्परेचर रेशियो, मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर रेशियो टू द मिनिमम पॉसिबल। दैट मीन्स स्मॉल t इज अ रेशियो ऑफ
T3 अपॉन T1, दिस इज T3 बाई T1, ये मैं पहले इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ. तो T3 बाई T1, दिस इज T3 बाई T1, दिस इज 1 बाई T. क्लियर? तो देखिए इसको फर्दर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ. दिस इज T2 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T4 इज इक्वल टू T1 बाई T3 इज 1 बाई T. क्लियर? एंड T3 बाई T4 इज R टू द पावर गामा माइनस 1. ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, और यही वैल्यू मैं यहाँ पर इस एफिशिएंसी में अगर रखूँ, एफिशिएंसी इज इक्वल टू रीजनरेटिव एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस ये वैल्यू आ गई R टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा अपॉन T. दैट मीन्स regenerative efficiency depend upon the pressure ratio as well as the this temperature ratio for constant gamma value. So अब यहाँ से अगर आप देखो, मान लीजिए एक कंडीशन है आपके पास, वो कंडीशन है कि आपका जो प्रेशर रेशियो है, दिस प्रेशर रेशियो इज इक्वल टू 1. नाउ इफ प्रेशर रेशियो इज इक्वल टू 1, what it signifies, you just put the value of R over here. So you get the regenerative efficiency is equal to 1 minus 1 by T, or say 1 minus T1 by T3. T1 is the minimum possible temperature and T3 is the maximum possible temperature. So this one is the efficiency. This particular term जो लिखा है मैंने, this is the efficiency of Carnot cycle. That means if pressure ratio is equal to 1, that means the regenerative efficiency is equal to the Carnot efficiency. This is the ideal condition. ये आप अचीव नहीं कर पाओगे, बट R की वैल्यू जितना 1 के पास होगी, जितना 1 के करीब होगी, उतना आपको इफिशियंसी ज़्यादा मिलेगी. R की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो अगर 1 कंसीडर करेंगे तो वो कार्नोट एफिशिएंसी के बराबर आ जाएगा. तो यहाँ से आपको एक डिज़ाइन फैक्टर मिल जाता है कि आपको कंप्रेसर रेशियो जो प्रेशर रेशियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना है. इज दैट क्लियर? जितना ज़्यादा प्रेशर रेशियो होगा उतना ज़्यादा आपको रीजनरेटिव की एफिशिएंसी मिलेगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, आपको आता है कि प्रूफ दैट फॉर यूनिट कंप्रेसर रेशियो द रीजनरेटिव एफिशिएंसी इज इक्वल टू द कार्नोट एफिशिएंसी. इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आप ये इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं. ओके, नाउ वी आर टॉक अबाउट द नेक्स्ट साइकिल. इट इज़ अ रीहीट गैस टर्बाइन साइकिल. दिस इज द अनदर वे टू इम्प्रूव द गैस टर्बाइन साइकिल, ब्रेटन साइकिल एफिशिएंसी. क्या है इसका स्कीमेटिक, क्या है इसकी स्कीमेटिक अगर आप समझिए तो अभी यहाँ पर हमने क्या किया, अभी आपने देखा कि जो रीजनरेशन में आपने देखा कि रीजनरेशन की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है. मैक्सिमम करने के लिए आपको चाहिए कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर रेशियो रखेंगे उतना ज़्यादा आपको एफिशिएंसी मिलेगी. अब ज़्यादा प्रेशर रेशियो आप रखने में आपको कंप्रेसर का वर्क बढ़ जाएगा. अगर आप कंप्रेसर का वर्क बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो टरबाइन से कनेक्टेड है, तो आपके ओवरऑल एफिशिएंसी को रिड्यूस कर रहा होगा. तो क्या करें फिर, कंप्रेसर रेशियो ना बढ़ाएं? नहीं, कंप्रेसर रेशियो बढ़ाते हैं. कैसे बढ़ाएंगे? थोड़ा थोड़ा करके. ठीक, तो हमने क्या किया, रीहीट में हमने एक कंप्रेसर लगाया. इस कंप्रेसर में ये जो फ्रेश एयर इनटेक कर रही है उसको कंप्रेस किया इसने, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, प्रेशर को इंक्रीज़ किया. अब यहाँ पर एक कंबस्शन चैम्बर है, कंबस्शन चैम्बर 1 मान लेते हैं. तो कंबस्शन चैम्बर यहाँ पर इसने हीट एडिशन किया जिससे T3 मैक्सिमम टेम्परेचर पहुँच गया वो. इसके बाद हमने टरबाइन को स्प्लिट कर दिया. हमने कहा कि जो एक्सपेंशन वर्क आप कर रहे हैं वो एक्सपेंशन वर्क सिंगल एक्सपेंशन मत करिए, उसको मल्टी एक्सपेंशन कर दीजिए. जनरली 2 स्टेज और 3 स्टेज मैक्सिमम पॉसिबल होते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टेजिंग आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास लॉसेस बढ़ जाएंगे. लॉसेस बढ़ने से आपका ओवरऑल एफिशिएंसी रिड्यूस होता है. तो हाई प्रेशर टरबाइन हमने यहाँ पर लगाया. हाई प्रेशर टरबाइन का साइज हमेशा छोटा होता है एज कम्पेयर टू द लो प्रेशर टरबाइन. रीज़न इज़ वेरी सिंपल, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो यहाँ पर हैंडल किया जा रहा है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका कम होता है, और लोअर प्रेशर टरबाइन करते समय स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि उस समय पर टेम्परेचर रिड्यूस कर जाता है. तो चलिए यहाँ बात करते हैं. तो ये हाई प्रेशर टरबाइन है. हाई प्रेशर टरबाइन में ये आया, एक्सपेंशन इसका हुआ. तो जो ये एग्जॉस्ट था, पहले हम क्या भेज रहे थे, उसको रीजनरेटर में भेज रहे थे. अब हम रीजनरेटर में ना भेज के एक दूसरा कंबस्शन चैम्बर जो उसको रीहीट करता है, रीहीट कंबस्शन चैम्बर. RCC का मतलब है रीहीट कंबस्शन चैम्बर, यानी टेम्परेचर फिर से फर्दर इसका इंप्रूव कर दिया. मे बी पॉसिबल कि T3 इज इक्वल टू T5. आइडियल कंडीशन में T3 इज इक्वल टू T5, बट ऐसे अगर जनरल बात करेंगे तो मैक्सिमम T3 ही रहता है, T5 उससे कम होगा. तो ये T5 आया और लोअर प्रेशर टरबाइन में गया और फिर फर्दर एक्सपेंशन हुआ. तो अब इसका इफेक्ट आपको देखना है, तो इसका इफेक्ट आपको समझना है, तो इसके TS डायग्राम से आसानी से आप समझ सकते हैं. अब इसका TS डायग्राम अगर आप देखो तो इसके TS डायग्राम में आप देखो तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी. ये TS डायग्राम है. आपको मैंने बताया कि जो प्रेशर लाइन्स है वो हमेशा डाइवर्ज करती है फ्रॉम ओरिजिन.
ओरिजिन से आप जब बाहर की तरफ जा रहे होंगे तो वो डाइवर्जन में दिखेंगे। 1 to 2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। 3 मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, 3 to 4 आपका हाई प्रेशर टरबाइन के अंदर आपका एक्सपेंशन हो रहा है, और 4 to 5 में आपने रीहीट किया है, रीहीट कंबस्टन चैम्बर में, एंड 5 to 6 जो है वो आपका फर्दर एक्सपेंशन है। तो अगर आप ये लाइन देखेंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स के हिसाब से ये लाइन देखेंगे तो चूंकि ये डाइवर्जन में है तो ये लाइन हमेशा छोटी होगी। अगर आप इसको ऐड करिए और इसको ऐड करिए, अगर ये दोनों ऐड करेंगे तो आपको ये लाइन से ज़्यादा ही मिलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखिए, इसका मतलब है दिस इज H3 माइनस H4 प्लस H5 माइनस H6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन H3 माइनस H4 डैश, विच इम्प्लाइज दैट कि आपको टर्बाइन वर्क मैक्सिमम मिलेगा। सो टर्बाइन वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफिशियंसी, सो इफिशियंसी भी आपको ज़्यादा मिलेगी। नेट वर्क आउटपुट इन रीहीट साइकिल इज इक्वल टू हाई प्रेशर टर्बाइन, लो प्रेशर टर्बाइन माइनस कंप्रेसर वर्क। तो आप यहाँ से सीधे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। हाई प्रेशर टर्बाइन में आप अगर मास m किलोग्राम इसमें मानते हैं कि सर्कुलेट हो रहा है तो m H3 माइनस H4 हो जाएगा, लो प्रेशर टर्बाइन का m H5 माइनस H6 हो जाएगा, टर्बाइन का m H2 माइनस H1 हो जाएगा। तो अगर मैं सारी वैल्यू रख दूँ कि व्हाट इज़ द नेट वर्क रीहीट का, दिस इज m H3 माइनस H4 प्लस H5 माइनस H6 माइनस H2 माइनस H1। सो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक वर्क आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्पेसिफिक वर्क आउटपुट निकालने के लिए हम इसको टेम्परेचर के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे मैं बता चुका हूँ। सो दिस इज द MCP T3 माइनस T4 प्लस T5 माइनस T6 माइनस T2 माइनस T1, ये कर लिया। तो W अपान MCP कर लिया अगर हमने, तो वो स्पेसिफिक वर्क हो जाएगा। अब मैं आपको, जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर मैं आइडियल कंडीशन लेता हूँ कि परफेक्ट रीहीटिंग है, तो दिस वैल्यू जो T3 है is equivalent to T5, that means this value should be equal to this one। ये फॉर परफेक्ट रीहीटिंग आपको क्वेश्चन में लिख के आया कि देयर इज अ परफेक्ट रीहीटिंग विच मीन्स T3 इज इक्वल टू T5, आप वहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। तो फॉर दिस कंडीशन, फॉर परफेक्ट रीहीटिंग T3 is equal to T5, so this one is MCP 2T3 minus T4 minus T6 minus T2 minus T1, सिंपल। तो आप यहाँ से W net is equal to MCP T1। देखिए मैंने T1 कॉमन क्यों लिया, आपने इसके पहले वाली जो पहली क्लास थी उसमें भी आपने देखा होगा मैंने कॉमन क्यों लिया, बिकॉज जो T1 वैल्यू है वो आपका वेरिएबल नहीं है, वो एयर पे डिपेंड करेगा, वो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करेगा, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। तो आप MCP T1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट होंगी इस पूरे वेरिएबल में। MCP कॉमन लेते ही ये फंक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा। तो W अपान MCP T1 अभी मैं करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर कुछ टर्म और इसको छोटा कर देते हैं। T3 बाई T1 वही चीज़ है, हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर टू द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इज T। यहाँ इस कंडीशन के लिए इसको T5 बाई T1 भी लिखा जा सकता है, बिकॉज T3 इज इक्वल टू T5 यहाँ पर लिखा है हमने। प्रेशर रेशियो इज इक्वल टू T2 बाई T1 टू द पावर गामा माइनस 1, ये हो ठीक। यहाँ पर T3 अपान T4 नहीं होगा क्योंकि इसका प्रेशर रेशियो कुछ अलग है, इसका प्रेशर रेशियो कुछ अलग है। सो लेट द प्रेशर रेशियो फॉर हाई प्रेशर टर्बाइन इज R1 एंड लो प्रेशर टर्बाइन इज R2। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं इसके आगे, R इज इक्वल टू R1 इंटू R2। ये कैसे आया? देखिए इसको समझने के लिए बहुत आसानी से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। R इज इक्वल टू क्या है आपका, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चीज़ें। देखिए ये है आपका, मान लेते हैं P1 और ये आपका है मान लिया P2, क्लियर, और ये है आपका P1, ये मान लेते हैं P3। तो आपका R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू अगर आप देखें तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज P1 बाई P3, ये है इसका प्रेशर रेशियो। अगर R2 देखें कि R2 क्या है, तो R2 इज इक्वल टू P3 डिवाइडेड बाई P2। ये बात समझ में आ गई, P3 डिवाइडेड बाई P2, बिकॉज दिस इज द P2 लाइन, दिस इज द P1 लाइन। सो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो P3 एंड P3 विल बी कैंसिल आउट, सो दिस इज द P1 बाई P2। P1 बाई P2 क्या है, R, तो ये वैल्यू यहाँ से आई है। इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। सो दिस R इज इक्वल टू R1 इंटू R2। सो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 बाई T4 टू द पावर गामा अपान गामा माइनस 1, एंड R2 इज इक्वल टू T5 अपान T6 गामा अपान गामा माइनस 1। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ R1 और R2 और R ये तीन टर्म है, तो एक टर्म इसमें रिप्लेस करते हैं R2 को मैं यहाँ से R बाई R1 लिख सकता हूँ। तो ओके, सो T5 बाई T6 अगर ये रिलेशन आप कंसीडर करें तो T5 बाई T6 इज इक्वल टू R बाई R1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपान गामा, एंड R
upon r1 to the power gamma minus 1 upon gamma which is equivalent to the t3 by t6। अब t3 by t6 ये कैसे आया? अब t3 by t6 करने के लिए आपको एक काम करना होगा, और वो काम क्या करना है, आप यहाँ पर r की वैल्यू पुट करिए। r की वैल्यू क्या है आपकी? t2 by t1 to the power gamma minus 1 upon gamma, और r1 की वैल्यू पुट करिए, दिस इज t3 by t4 to the power gamma minus 1 upon gamma। क्लियर? तो अगर आप ये करते हो तो आपको यहाँ से ईजिली आपको t3 by t6 मिल जाएगा। क्लियर? नहीं कर पाए, या आप इसको सीधे भी कर सकते हैं। आप चूंकि परफेक्ट रीहीटिंग आप कंसीडर कर रहे हैं तो T3 इज इक्वल टू T5 है, तो यहाँ पर T5 की वैल्यू की जगह पर हम T3 रख देते हैं तो T3 by T6 हो जाएगा। ऐसे भी आप R1 और R1 की वैल्यू रख के यहाँ पे सॉल्व करेंगे तब भी आएगा, अदरवाइज आप सीधे रख के सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। आप इस अर्लियर वाले में देखें, ये एक्सप्रेशन था W नेट इज इक्वल टू MCP T1 दिस, ये सारी चीज़ें थी। तो W नेट अपॉन MCP T1 अगर मैं कर दूं तो स्पेसिफिक वर्क आउटपुट हो जाएगा। ये W नेट अपॉन MCP T1 दिस इज स्पेसिफिक वर्क आउटपुट इज इक्वल टू, अब जो भी टर्म हमने निकाले थे वो सारे टर्म हम लिख दे रहे हैं। दिस इज द 2T माइनस ये क्या था, इसके पहले आते हैं, दिस इज द 2T3 by T1। T3 by T1 को मैंने T लिखा है तो 2T हो गया, सॉरी, एंड दिस इज T4 by T1। T4 by T1 देखिए कोई टर्म है नहीं आपके पास, T4 by T1 का कोई टर्म नहीं है, लेकिन अगर इसमें T3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, दिस वन इज T3 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो T4 by T3 और T3 by T1 दोनों हमारे पास टर्म हो जाएंगे। सिमिलरली T6 by T1 को देखिए कोई टर्म नहीं है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, T5 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, T5 मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो T5 इज इक्वल टू T3 ही है, तो हम T5 की जगह T3 को लिख रहे हैं यहाँ पर परफेक्ट रीहीटिंग के लिए। तो दिस इज T4 by T3, T3 इंटू T1, T6 by T, हमने T5 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, लेकिन T5 इज इक्वल टू T3 इसलिए T3 हमने यहाँ पर लिखा, माइनस जो ये वाला टर्म है ये तो ऑटोमेटिकली T2 by T1 मैं लिख चुका हूँ, T2 by T1 इज इक्वल टू R, तो ये वैल्यू R की इक्वलिवेंट में हमने इसको लिख दिया है। अब चलिए इन टर्म को और फर्दर मैं चेंज करता हूँ, W नेट अपॉन MCP T1 को स्मॉल w लिख दिया मैंने, स्पेसिफिक वर्क आउटपुट, तो स्मॉल w इज इक्वल टू 2T and this one is T3 by T1 maximum possible temperature to minimum, this is the small t, and T4 by T3 is a 1 by R1 to the power gamma minus 1 upon gamma, minus similarly T3 by T1 is a T and T6 by T3 is equal to R1 upon R to the power gamma minus 1 upon gamma, clear, minus R to the power gamma minus 1 upon gamma। ये एक्सप्रेशन बहुत सिंपल सी है एक्सप्रेशन, अगर आप देखो तो ये एक्सप्रेशन में वेरिएबल आपका ये T है, R1 है और R2 है। R2 की जगह मैंने हटा के उसको R रख दिया है, तो ये R1 T में वेरिएबल क्वांटिटी है। अब देखिए इसमें अगर आप देखोगे तो जो प्रेशर रेशियो है R, वो प्रेशर रेशियो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आप TS डायग्राम इसका देखोगे, मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, इस TS डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये वाली प्रेशर लाइन और ये वाली प्रेशर लाइन आपकी यूनिफॉर्म कांस्टेंट है R, लेकिन आप ये R1 वैल्यू और R2 वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में R1 की वैल्यू ज़्यादा ले सकते हैं, R2 की वैल्यू कम ले सकते हैं, R2 की वैल्यू ज़्यादा ले सकते हैं, R1 की वैल्यू कम कर सकते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, या तो हम इस एक्सप्रेशन को पूरा R2 के टर्म्स में निकालें या R1 के टर्म्स में। तो हमने क्या किया, हमने इसको पूरा R1 के टर्म्स में निकाला है, और T को यूनिफॉर्म लेते हुए, R को यूनिफॉर्म लेते हुए R1 की वैल्यू को चेंज किया है, R1 की वैल्यू वेरिएबल ली है, तो मैंने स्पेसिफिक वर्क को R1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वल कर दिया है, क्लियर। तो जब ये डिफरेंशिएशन करेंगे आप, बहुत आसान है डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आप सारा डिफरेंशिएशन एक साथ कर दीजिए, तो डिफरेंशिएशन करने पर आपको क्या मिलता है, जब आप dW/dR1 इसको 0 करते हैं तो आपको मिलता है, दिस इज 1 by R1 2 gamma minus 1 upon gamma इज इक्वल टू 1 by R to the power gamma minus 1 upon gamma R1 1 upon gamma। ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, आप इसको इवेलुएट जरूर करिएगा। सो दिस कम्स, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दिस वन इज R to the power gamma minus 1, क्लियर, ये इधर चला गया, R to the power gamma minus 1 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर टू द पावर गामा माइनस 1। ये बात समझ में आया? इसका क्या मतलब हुआ, गामा माइनस 1 दोनों तरफ है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो R1 इज इक्वल टू अंडर रूट R, क्लियर, R1 इज इक्वल टू अंडर रूट R। अब आपको एक रिलेशन बताया था मैंने, R इज इक्वल टू R1 इंटू R2। देखिए मैंने एक रिलेशन आपको बताया इसके पहले, जो R इज इक्वल टू R1 इंटू R2। ये बात समझ में आया? और यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है,
R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R, ये चीज़ आ रही है। इसका क्या मतलब है, R1 इंटू R1 इज इक्वल टू R। आप इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन नंबर 1 और एक्सप्रेशन नंबर 2, इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये साइड इक्वल है, यहाँ R1 इक्वल है, सो इट ऑटोमेटिकली R2 इज इक्वल टू R1। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, R2 इज इक्वल टू R1। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको? ओके, दैट मीन्स कि आपको स्पेसिफिक वर्कआउट, आप देखिए ये ऑप्टिमम वैल्यू आई, ये कंडीशन आया R1 इज इक्वल टू R2, इस पे वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन करिए। डबल डिफरेंशिएशन इसमें निगेटिव आएगा, जब ये निगेटिव आएगा तो आप कह सकते हैं कि इस वैल्यू पर आपको जो स्पेसिफिक वर्क आउटपुट है वो मैक्सिमम मिलेगा। यानी इक्वल प्रेशर रेशियो पर आप अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगा तो आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा। ऑप्टिमम डिवीजन द एक्सपेंशन फॉर वर्क आउटपुट एंड एफिशिएंसी कैन बी गिवन एज, अगर यहाँ पर ये देखेंगे तो ये मैक्सिमम वर्क आउटपुट होगा, तो मैक्सिमम वर्क आउटपुट कितना होगा, दिस वन, W इज इक्वल टू 2T, R1 की जगह मैं R लिख रहा हूँ, R टू द पावर गामा माइनस 1 अपन गामा, एंड दिस, ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो R टू द पावर गामा माइनस 1 को बार बार इतना बड़ा एक टर्म लिखने की बजाय हमने एक छोटा सा टर्म एज्यूम कर लिया C, तो ये टर्म ऐसा लिखा जाएगा W नेट अपॉन MCP T1 इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन इज द मैक्सिमम पॉसिबल वर्क आउटपुट और से स्पेसिफिक वर्क आउटपुट। क्लियर? स्पेसिफिक वर्क आउटपुट अगर आपको मैक्सिमम देखना है तो मैक्सिमम वर्क आउटपुट इतना होगा। क्लियर? अगर मैं इफिशियंसी रीहीट साइकिल की देखूं इसी कंडीशन जनरल कंडीशन के लिए, या आप कहें कि व्हाट इज द मैक्सिमम इफिशियंसी, तो आपका अगर डब्ल्यू नेट मैक्सिमम है तो ऑटोमेटिकली रीहीट की इफिशियंसी भी मैक्सिमम होगी। तो डब्ल्यू नेट रीहीट डिवाइडेड बाय द हीट एडिशन, तो हीट एडिशन आप देखेंगे तो दो बार हो रहा है, एक बार सीसी में कंबस्शन चैम्बर में, एक आरसीसी में, तो MH3-H2 प्लस MH3H5-H4 हो जाएगा। नाउ अब मैं नेक्स्ट साइकिल की बात करता हूँ, गैस टरबाइन विद इंटरकूलिंग की। एक ये और मेथड है जिसमें आप साइकिल की इफिशियंसी इंप्रूव कर सकते हैं। इंटरकूलिंग कहने का मतलब ये है कि आप अगर कंप्रेसर का जो आउटपुट है वो रिड्यूस कर दें। कैसे? देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, देखिए मैं पहले स्कीमेटिक समझाता हूँ। ये लो प्रेशर अब मैंने क्या किया है, अब मैंने जो कंप्रेशन वर्क है उसको मल्टी स्टेज कर दिया है। पहले मैंने टरबाइन को मल्टी स्टेज किया था, अब कंप्रेसर को मल्टी स्टेज कर दिया है। तो मैंने लो प्रेशर टरबाइन रखा, यहाँ से एयर लिया इसने, एयर लेके इसने इसको टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज़ किया। इसके बाद ये एक इंटरकूलर में गया, इंटरकूलर के बाद ये 3 पॉइंट पर आया हाई प्रेशर कंप्रेसर में, तो हाई प्रेशर कंप्रेसर फिर से उसके प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है, फिर ये कंबस्शन चैम्बर में गया, फिर इसके बाद 5 में आया और ये एग्जॉस्ट होकर चला गया। अब ये इंटरकूलर का काम क्या है? इंटरकूलर का काम ये है कि ये हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा। ये देखिए, हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक एडिशनल यहाँ पर कोल्ड वाटर आया और हॉट वाटर के रूप में बाहर गया, लेकिन ये इसकी हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो फ़ायदा क्या हुआ हीट एक्सट्रैक्ट करने का? फ़ायदा आपको यहाँ से समझ में आता है। टीएस डायग्राम देखिए, मैंने कहा आपसे कि जो प्रेशर लाइन्स है वो आपको डाइवर्ज करती हुई मिलेंगी। दैट मीन्स कि जितना ओरिजिन के पास प्रेशर लाइन्स होंगी वो उतनी ही कन्वर्ज होंगी, जितना बाहर होंगी उतना डाइवर्ज होंगी। तो अगर आप देखें, ये वाला आपका कंप्रेसर वर्क था पहले, अगर आप सिंपल एक सिंगल स्टेज कंप्रेशन वर्क करते हैं, लेकिन अगर मल्टी स्टेज करते हैं तो आपका ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, इन दोनों को एडिशन करते हैं, चूंकि इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आप देखिए, आपका ये पॉइंट ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होने का मतलब ये है कि अगर आप इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो इन दोनों का एडिशन इस वाली वैल्यू से हमेशा आपको कम मिलेगा। कैसे इसको देखिए, समझिए, H4 माइनस H3 प्लस H2 माइनस H1, इन दोनों को अगर इस लाइन को और इस लाइन को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी एज कम्पेयर टू H2 डैश माइनस H1। क्यों छोटी हो जाएगी? रीज़न है कि आप ये ओरिजिन की तरफ शिफ्ट करें, ओरिजिन की तरफ ये कन्वर्ज करती हुई लाइन आती है। यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं बना हुआ है, ये लाइनें कन्वर्ज करती हैं। क्लियर? ये लाइनें ऐसे करके कन्वर्ज करती हुई आती हैं, दिस वन ऐसे करके कन्वर्ज करती हुई आती हैं। इसलिए जितना आप ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होंगे उतना आपको वर्क आपको कम करना पड़ेगा, अगर टीएस डायग्राम की बात करें तो नेट वर्क आउटपुट इन अ गैस टरबाइन साइकिल विद इंटरकूलिंग और विदाउट इंटरकूलिंग, देखो मैं डिफरेंस आपको दिखाता हूँ। नेट इंटरकूलिंग अगर आप देखेंगे तो पहले इंटरकूलिंग का अगर आप देखेंगे तो आपका पहले पॉजिटिव वर्क क्या है, m मास ऑफ एयर जो इसके अंदर सर्कुलेट कर रही है, दिस वन इज MH5 माइनस H6 माइनस जितना भी निगेटिव वर्क है। निगेटिव वर्क कौन सा है? H4 माइनस H3 प्लस H2 माइनस H1। तो अगर इन दोनों का एडिशन अगर आपका कम हुआ तो आपका निगेटिव वर्क कम होने से नेटवर्क आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। पहले क्या था,
m H5 minus H6 minus H2 dash minus H1. तो H2 dash minus H1 is more as compared to this value. So आपको नेटवर्क उतना ज़्यादा नहीं मिलता था. इज दैट क्लियर? तो अब इसको मैं टेम्परेचर के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ. MCP और MCP को मैंने ले लिया. तो MCP आप चाहो तो T1 को भी बाहर कर सकते हो. तो उसको टेम्परेचर के टर्म्स में लिख दिया मैंने कि T5 माइनस T6 माइनस T4 माइनस T3 माइनस T2 माइनस T1. नेटवर्क आउटपुट इन अ गैस टर्बाइन साइकिल विद इंटरकूलिंग. यही चीज़ मैंने इसमें दोबारा लिख दी है, कोई बात नहीं. गैस टर्बाइन विद, अब इनके कम्बिनेशंस जनरली जो प्रैक्टिकल साइकिल्स होती हैं वो कम्बिनेशन में होती हैं. रीजनरेटिव रीहीट का कम्बिनेशन हो सकता है, रीहीट इंटरकूलिंग का कम्बिनेशन हो सकता है, रीजनरेशन इंटरकूलिंग का हो सकता है, या तीनों का हो सकता है. जनरली तीनों का होता है. मैं यहाँ पर एक स्कीमेटिक आपको बता के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे इसको बनाया जाएगा. क्या क्या है आपके पास? रीजनरेशन और रीहीट. ठीक है, तो रीजनरेशन और रीहीट कहने का मतलब क्या है? ये कंप्रेसर है. ठीक है, ये कंप्रेसर में आप यहाँ पर आपने एक रीजनरेटर लगा दिया. रीजनरेटर का काम क्या होता है? रीजनरेटर का काम होता है कि ये पर्टिकुलर यहाँ से हीट लेके इसको ट्रांसफ़र कर देगा. तो ये रीजनरेटर है और कंबशन चैम्बर के अंदर आया. आपने रीहीट भी करना है, तो ये आपकी हाई प्रेशर टरबाइन है. हाई प्रेशर टरबाइन के बाद ये रीहीट कंबशन चैम्बर में गया, वहाँ का एग्जॉस्ट लो प्रेशर टरबाइन में आया, और लो प्रेशर टरबाइन का जो एग्जॉस्ट है वो रीजनरेटर में गया ताकि वो अपनी हीट को यहाँ पर दे पाए. अब इसकी साइकिल को समझिए. अब इसकी साइकिल को अगर आप समझेंगे, साइकिल क्या है? साइकिल में अगर आप TS डायग्राम देखें तो देखिए 1 to 2 पॉइंट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है. अगर ये आइडियल केस है तो आपका जो 3 पॉइंट है, जो इसका एग्जिट है, दिस शुड बी इक्वल टू द जो इसका इनलेट टेम्परेचर है. ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ. तो दिस वन इज 2 पॉइंट, और रीजनरेटर की वजह से पॉइंट खिसक के कहाँ पहुँच गया? 3 पॉइंट पर. तो हीट एडिशन आप 3 पॉइंट से करेंगे. तो दिस इज 3 to 4. ये आपका आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस हो गया 3 to 4. 4 to 5 प्रोसेस, अगेन इट्स एक्सपेंशन इन अ हाई प्रेशर टरबाइन. फिर 5 to 6 फिर से हीट एडिशन हुआ आइसोबारिक. 5 to 6 प्रोसेस आ गया. अगर ये परफेक्ट रीहीटिंग है तो T4 इज इक्वल टू T6 होगा. ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ आपको. ठीक है, तो T4 इज इक्वल टू T6 फॉर द परफेक्ट रीहीटिंग. एंड this is the 6 to 7 is the isentropic expansion in the low pressure turbine. And again for 100% effectiveness of the regenerator, this is 7 to 8, and this comes T2 is equal to T8 and T3 is equal to T7. This is the specific for condition कि आप अगर perfect reheating लेते हैं और 100% effectiveness का regenerator लेते हैं तो ये condition आपको मिलेंगी. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर कि आप इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे. बहुत आसान है कैलकुलेट करना. एक बार TS डायग्राम आपका बन गया तो कैलकुलेशन आसान है, अदरवाइज फिर आप नहीं कर पाओगे. तो इसलिए TS डायग्राम बनाना, स्कीमेटिक बनाना आपको हर एक क्वेश्चन का आना चाहिए. नेटवर्क आउटपुट इज इक्वल टू M. पॉजिटिव वर्क जितना जितना है आप देखिए, यहीं पर आप देख सकते हैं, इधर देखने की जरूरत नहीं है. पॉजिटिव वर्क कितना है? H4 माइनस H5 क्लियर, प्लस H6 माइनस H7. ये पॉजिटिव वर्क हो गया, माइनस नेगेटिव वर्क H2 माइनस H1 क्लियर. हीट एडिशन कितना कितना है? M H4 माइनस H3 ठीक, प्लस H6 माइनस H5, ये हीट एडिशन हो गया. तो आप यहाँ पे इफिशियंसी सीधे आप लिख सकते हैं रीजनरेटर का कि नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय द हीट एडिशन कितना होगा. मैं यहाँ पर एक तीनों का कॉम्बिनेशन आपको दिखाता हूँ. इसकी स्कीमेटिक समझिए. अगर मैं इंटरकूलिंग बोलूँगा तो मल्टी स्टेज कंप्रेशन होगा, अगर मैं रीहीट बोलूँगा तो मल्टी स्टेज कंप्रेशन होगा. तो यहाँ पर मल्टी स्टेज एक्सपेंशन भी है, मल्टी स्टेज कंप्रेशन भी है, क्योंकि इंटरकूलिंग रीहीटिंग दोनों है. रीजनरेटिंग में मल्टी स्टेज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये आपका हाई प्रेशर कंप्रेसर है, ये लो प्रेशर कंप्रेसर है. यहाँ पर मैंने एक इंटरकूलर लगाया है, इसके आउटपुट को मैंने रीजनरेटर में भेज दिया. रीजनरेटर का काम मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये हीट एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पर ये हीट को देना है. और ये इस कंबशन चैम्बर में हाई प्रेशर टरबाइन में आया, फिर इसके बाद रीहीटर में गया, वहाँ से आपका लो प्रेशर टरबाइन में गया, और यहाँ से इसका एग्जिट आया. इसका TS डायग्राम देखिए तो शायद और ज़्यादा आपको समझ में आएगा. देखिए TS डायग्राम आप इसका समझिए. ये प्रेशर लाइन्स है, ठीक है, बेसिक एग्जॉस्ट प्रेशर और बेसिक इनलेट प्रेशर. ठीक है, इसके बीच में मल्टी स्टेज कंप्रेशन हम रख रहे हैं. मल्टी स्टेज कंप्रेशन ये वाली लाइन हो गई आपकी. तो 1 to 2 प्रोसेस हाई प्रेशर कंप्रेसर हो गया. 2 to 3 इंटरकूलिंग की वजह से टेम्परेचर रिड्यूस हुआ. 3 to 4 आपका जो है वो अगेन लो प्रेशर कंप्रेसर में इसका टेम्परेचर आपने फिर से इंक्रीज़ किया, प्रेशर इंक्रीज़ किया. 4 to 5 आप फर्दर रीजनरेटर की वजह से आपको एनर्जी ऑटोमेटिकली मिल गई. 5 to 6 हीट एडिशन कंबशन चैम्बर के अंदर किया. 6 to 7 आपका
हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन वर्क है, 7 to 8 आपका रीहीटिंग कंबस्टन चैम्बर में फिर से हीटिंग है, और 8 to 9 आपका फिर से एक्सपेंशन है। 9 to 10 वो वाली हीट है जिसमें आप वो हीट कहाँ पर दे रहे हैं, 4 to 5 को। ठीक, बात समझ में आ गया। अगर ये आइडियल कंडीशन होती तो 5 इज इक्वल टू 9 होता और 4 इज इक्वल टू 10 होता। ठीक, अगर ये परफेक्ट इंटरकूलिंग होती तो 6 इज इक्वल टू 8 होता। इज दैट क्लियर? ओके, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख लिया, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू एम H6 माइनस H7 प्लस H8 माइनस H9 माइनस H2 माइनस H1 माइनस H4 माइनस H3। क्लियर, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। हीट एडिशन देखिए, हीट एडिशन मैं आपको करके दिखाऊँ यहाँ पर। तो हीट एडिशन है H6 माइनस H5 मल्टीप्लाइड बाई एम प्लस H8 माइनस H7 मल्टीप्लाइड बाई एम। दिस इज द हीट एडिशन। क्लियर, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो इससे आप साइकिल इफिशिएंसी निकाल सकते हैं अगर तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ आपसे पूछा जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द गैस टरबाइन विद इंटरकूलिंग, रीहीट, रीजनरेटिव। तो बेसिकली आप इसके टीएस डायग्राम को अगर आप समझ पाएंगे तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको स्टीम टेबल देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे MCPT का कॉन्सेप्ट लगा के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू, आपको शायद समझ में आया होगा। एक बार फिर से वीडियो देखिएगा तो और समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो अब मैं फ़िलहाल अभी इसको फिनिश करता हूँ, आप अपनी क्वेरीज फर्दर पूछ सकते हैं।